एवरीवन, वेलकम बैक टू नयश्री क्लासेस एंड दिस इज नयश्री। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी में प्रमुख अनुच्छेदों को, अनुसूचियों को और अगर टाइम रहता है तो उद्देशिका को। अनुच्छेद का नाम सुन के एक मन में डर पैदा हो जाता है क्योंकि सबको लगता है इतने सारे अनुच्छेद को कैसे याद रखा जाए। तो आपको सभी के सभी अनुच्छेद याद नहीं रखने होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही आपको अनुच्छेद याद रखने होते हैं। बाकी अनुच्छेद को याद करवाने का काम, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इनको याद कराने का कार्य मेरा है, ये आपका कार्य नहीं है। आपको बस क्या करना है, प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं और सुनना है और रिवीजन करना है बस। बाकी याद करवाने की ड्यूटी मेरी है। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें हमारे भारतीय संविधान का जो मूल पाठ है, मूल पाठ का मतलब है जब संशोधन हुआ नहीं था, ठीक है। तो मूल पाठ जब हमारा संविधान बना था उस टाइम की बात की जा रही है। उसमें हमारे 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग थे। 395 कितने? 395 अनुच्छेद थे और 8 क्या थी? 8 अनुसूचियां थी। 2 बार बोलिए, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और हमारी 8 अनुसूचियां। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। ये हमारे मूल संविधान की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में हमारा, अगर हम देखें कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो ये आपकी संख्या बदल जाएगी। वर्तमान में आपके भारतीय संविधान में 470 तो आपके अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 470 अनुच्छेद हैं और ये संख्या आपकी बढ़ती जा रही है। और हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन भाग हमारे 22 के 22 ही हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में 22 भाग हैं, 470 प्लस अनुच्छेद हैं और हमारे 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो हैं 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई होंगी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी अनुसूचियों में कि कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई थी, ठीक है। अभी आपको अनुच्छेद देखना है, बिल्कुल पेशेंस आपको रखना है यहाँ पर और धीरे धीरे सुनना है, समझना है, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है? आपका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। सबसे पहले शुरुआत होती आपके संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से, है ना। कहाँ से शुरुआत होगी? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से आपकी सबसे पहले शुरुआत होती है। तो हमने इसको नाम दे दिया, हमने इसको नाम क्या दे दिया? अनुच्छेद 1 नाम दे दिया। क्या दे दिया? हमने इसको नाम दिया अनुच्छेद 1 नाम दे दिया, ठीक है। जब हमारा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बन गए तो हम क्या करेंगे? इनमें नए राज्यों का प्रवेश करेंगे और स्थापना करवाएंगे, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश करवाएंगे तो हम यहाँ पर अनुच्छेद 2 दे देंगे। इसको नाम क्या दे देंगे? अनुच्छेद 2 दे देंगे नाम, ठीक। मान के चलिए फिर कोई बुराई हो जाती है तो क्या करते हैं? कुछ राज्य आपका जो है नए राज्यों का निर्माण करना पड़ता है हमें, और वर्तमान राज्य के क्षेत्र और सीमाओं के नामों में परिवर्तन करना पड़ता है। आप खुद ही देख रहे होंगे कि आपके जो नए राज्य हैं कभी कभी उनका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। कोई जगह है उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उसको हमने नाम दे दिया अनुच्छेद 3। एक बात बताइए आप, हम पहले ही नाम परिवर्तित कर देंगे कि पहले हम राज्य का गठन करेंगे? तो आप कहेंगे मैम पहले तो गठन करेंगे तब हम उसमें परिवर्तन करेंगे। तो यही सीक्वेंस आपको याद रखना है। मैं आपको जस्ट एक ट्रिक बता रही हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम संघ का नाम रखेंगे और हम राज्य क्षेत्र रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे? उसमें नए राज्यों का प्रवेश करेंगे और फिर हम नए राज्यों का निर्माण करेंगे और वर्तमान राज्य जो है हमारे, उनके क्षेत्रों और सीमाओं के नामों में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। परिवर्तन हम बाद में करते हैं, पहले ही परिवर्तन नहीं कर देते हैं चीज़ों में। फिर आता है आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? ये कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अब इसको समझिए कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है। ये तो हम लोगों को पता है और हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, लेकिन है क्या ये? इसका मतलब ये होता है कि राज्य का कानून या न्यायपालिका किसी के साथ कोई विभेद नहीं कर सकती है। राज्य में अगर कोई कानून बना है तो उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति बराबर होगा। ये नहीं होगा कि इस व्यक्ति को हमने धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश के आधार पर अलग ट्रीट किया और इस व्यक्ति को अलग ट्रीट किया। सभी व्यक्तियों को विधि का जो आपका कानून बनाया जाएगा, चाहे वो आपका राज्य का कानून हो, चाहे आप कोई न्यायपालिका ने कोई कानून बनाया हो, किसी ने भी बनाया हो, तो न्यायपालिका या फिर राज्य का कानून किसी भी व्यक्ति के साथ कोई विभेद नहीं कर सकता, चाहे वह किसी भी धर्म का, जाति का, लिंग का या वंश का हो, ठीक है।
क्योंकि कानून की दृष्टि में सभी लोग इक्वल हैं। सब लोग क्या हैं? इक्वल हैं। कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है, सब के सब कैसे हैं? इक्वल हैं। ये है आपका विधि के समक्ष समानता का मतलब, कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति आपका क्या है? समान है। एंड इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये है कि अगर कोई विदेशी नागरिक भी होता है और एक ये आपका भारतीय नागरिक है, एक ये विदेशी नागरिक है, तो इन दोनों व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कैसा समान व्यवहार किया जाएगा? इसको भी विधि का वही जो है संरक्षण मिलेगा और इसको भी वही विधि का संरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको अलग ट्रीट करें, इसको अलग ट्रीट करें। यानी कि चाहे कोई विदेशी हो या भारतीय हो, सभी के लिए विधि की समक्ष समानता का अधिकार है। कुछ ऐसे आपके जो हैं आपके राइट्स होते हैं जो केवल और केवल भारतीयों को दिए गए हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इतना समझ आ गया कि विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आपको देखना है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक, चाहे आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी मूल वंश से हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी लिंग से हों, या आप किसी भी जन्म स्थान से हों, आप पर सब पर समान जो है चीज़ें लागू होंगी। ऐसा नहीं है कि इनके आधार पर आपसे कोई विभेद किया जाए। ठीक है, आप इतना समझ गए। आपको ये टर्म याद रखना है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और समान स्थान। ये आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने आपको यहाँ पर टर्म दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 टर्म है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर आपसे विभेद नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपसे अनुच्छेद 17, जो कि आपसे कहता है अस्पृश्यता का अंत। क्या होता है अस्पृश्यता? अनटचेबिलिटी। क्या होता है? अनटचेबिलिटी, जिसे आप छुआछूत कहते हैं। मतलब जिन्हें स्पर्श करना क्या होता है? मना होता है, वर्जित होता है। ये पहले बहुत ज़्यादा चलता था कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों को छू नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और अगर इन्होंने निम्न जाति के लोगों ने उच्च जाति के लोगों को छू लिया या फिर इनकी किसी चीज़ को छू लिया तो फिर आफत आ जाती थी। तो अस्पृश्यता का क्या अर्थ हुआ? कि किसी व्यक्ति या समूह के सभी लोगों के शरीर को सीधे छूने से बचना या रोकना। ठीक, मैंने आपको एकदम शुद्ध भाषा में समझा दिया है कि पहले क्या होता था कि आपके निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगों को छू भी नहीं सकते थे, ना उनकी किसी चीज़ को, ना उनके बर्तनों को। अगर वो इनके घर भी जाते थे तो आपने देखा होगा कि उच्च वर्ग के लोग यहाँ पर चेयर पर बैठते थे और जो निम्न वर्ग का व्यक्ति था वो ज़मीन पर ही बैठता था। ये अपने एक अलग गिलास में पानी पियेंगे और इसको डिस्पोजल में दिया जाएगा। ये होता था पहले। ये बिल्कुल ज़मीन पर बैठेगा और ये चेयर पर बैठेंगे। इस तरीके का जो व्यवहार है, यही है आपका अस्पृश्यता। और इसे आपका जो अपराध घोषित कर दिया गया अनुच्छेद 17 में। इसमें कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत आपका किया जाएगा। ये अनुच्छेद 17 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18, जिसमें कहा गया है उपाधियों का अंत। इसका मतलब क्या हुआ? आप सभी को पता है कि पहले बहुत अलग अलग तरीके की जो है उपाधियां दी जाती थी, अब उन उपाधियों को नहीं दिया जाएगा। यही है आपके उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। इसका लोग आजकल गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। चाहे आप सोशल मीडिया पर देख लें, चाहे आप कहीं पर भी देख लें, कहीं पर भी आप जाएं सोशल मीडिया पर, हम लोग बैठकर पीएम को भी यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, हम अपने राष्ट्रपति को भी कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में वाक स्वतंत्रता के अधिकारों का हमें संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आप चाहे पीएम को बोलें, चाहे आप राष्ट्रपति जी को कुछ भी बोलें, लेकिन आप जो है बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बोलने की स्वतंत्रता है। यहाँ पर ये गलत मतलब उठाया जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। आपको बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप अपने राइट्स को पाने के लिए बोल सकते हैं, ये था मतलब। लेकिन आजकल हमने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा लिया है। ठीक, अब आप समझ गए। वाक स्वतंत्रता का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। नेक्स्ट है आपसे अनुच्छेद 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हमें अनुच्छेद 21 में दिया गया है।
इसका मतलब क्या होता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता? इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और जो उसकी दैहिक स्वतंत्रता है उसको विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है सिर्फ उसी से वंचित किया जा सकता है। अन्य कोई व्यक्ति हमारे प्राण और हमारी दैहिक स्वतंत्रता को वंचित नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ हमारी विधि यानी कि जो हमारा कानून बनाया जाएगा वही हमारी जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसको वंचित कर सकता है। कोई अन्य पर्सन बाहर से आके हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, हमें वंचित नहीं कर सकता है। अगर साधारण भाषा में इसका अर्थ जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है जीवन जीने का अधिकार। आप जैसा जीवन जीना चाहें आप अपने प्यारे भारत में जी सकते हैं, क्योंकि हमें अनुच्छेद 21 में ये राइट दिया गया है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। आगे मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगी, आपके FR पढ़ाऊंगी, जिन्हें आप मूल अधिकार कहते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे FR हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर किसी ने भी इसका हनन किया, इसको वायलेट किया, तो यहाँ पर आपकी ज्यूडिशरी इस तरीके से इन्वॉल्व होती है कि उस व्यक्ति को छोड़ती नहीं है, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो। अब जीवन जीने का मतलब क्या है कि आप सम्मान पूर्वक अपना जीवन, गरिमा युक्त जीवन जी सकते हैं। आपकी गरिमा को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। अगर ठेस पहुंचाई इसका मतलब ये है कि आपका फंडामेंटल राइट यहाँ पर वायलेट हो गया। अगर आप चाहें तो आप जो है अदालत में जाकर अपील कर सकते हैं और आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं इस पर आप जो है उस व्यक्ति पर केस दर्ज कर सकते हैं। अब आप समझिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जब आप FR पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर महसूस होगा कि आपके भारतीय संविधान ने आपको क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। आगे हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 21 का। कौन सा? अनुच्छेद 21 का देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 का कहता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। क्या कहता है कि जो बच्चे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में हैं इन बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है दी जाएगी। क्या दी जाएगी? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और अनिवार्य शिक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अनुच्छेद 21 का के बारे में, याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं अनुच्छेद 23 पर। अनुच्छेद 23 हमसे क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध। क्या कहता है? मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे होटल्स में ऐसा होता है कि एक बहुत छोटा सा बच्चा 5 साल का, 10 साल का, 5 साल का भी जो है कभी कभी रख लेते हैं बर्तन वर्तन मांजने के लिए। 5 साल का बच्चा हो या फिर 10 साल का बच्चा हो, मतलब जो 18 साल से कम का है उसकी बात की जा रही है। ऐसे बच्चों से काम करवाया जाता है। तो ये क्या हुआ? ये बाल श्रम हुआ। आप लोग देखते होंगे जो आपके खनन जहाँ पर होता है बेसिकली, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन लोगों से वर्क करवाया जाता है। ये क्या होता है? आपका ये बाल श्रम होता है, छोटे बच्चों से काम करवाना जो आपकी 18 वर्ष से कम है, ठीक। तो वहाँ पर आपका जो है संविधान कहता है कि मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम जो है करवाना क्या है? ये आपका एक जुर्म है। इस वजह से इन्होंने अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि इस पर अब आपका प्रतिषेध है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 24, जिसमें आपको अंतर कर पाना कठिन होता है कि अनुच्छेद 23 क्या है, अनुच्छेद 24 क्या है, ठीक। अब आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 24 आपका चाइल्ड से संबंधित है। किससे? चाइल्ड से संबंधित है। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखाना आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, ठीक। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? जो आपके बालक हैं जिनकी उम्र जो है आपकी कितनी है, जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम की है, कितनी है? 14 वर्ष से कम की है, उन बालकों से कारखानों में, खनन इत्यादि में, या फिर आपके जो संकटग्रस्त क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है, ऐसे संकटग्रस्त क्षेत्रों में बालकों का जो नियोजन है वो क्या है? निषिद्ध है। याद रखिएगा कि कारखाना आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 है। मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है, ठीक। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 जो कहता है वो बहुत अच्छी बात कहता है। वो ये कहता है कि चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप वुमन हो या फिर आप मैन हो, कोई भी हो, अगर आप दोनों सेम पद पर कार्य कर रहे हैं, मान के चलिए कि मैं एक MNC में क्या हूँ, MNC में मैं एक डेवलपर हूँ, ये डेवलपर है, ये भी डेवलपर है, तो इन दोनों ही व्यक्तियों को अगर इसको 40,000 रुपये मिलते हैं, मैन को कितना? 40,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, तो इस विमेन को भी सेम पद पर होने पर 40,000 रुपये ही मिलेंगे, चाहे जो हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि ये विमेन है इनको 30,000 रुपये दिए जाए इसी पद के लिए, ये डेवलपर है, ये मैन भी आपका क्या है? डेवलपर है, ठीक है, इसको दिए जा रहे हैं 40,000 रुपये। ऐसा नहीं हो सकता। समान कार्य के लिए चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो,
सभी नागरिकों को बराबर वेतन मिलेगा। क्या मिलेगा? बराबर वेतन मिलेगा। मैं आपको समझाती हूँ अगर आपको नहीं समझ आया। मान के चलिए आगे चल के आप फ्यूचर में एक शिक्षक बनते हैं। आप शिक्षक बने प्राइमरी में, एक ये मैम है, ठीक है, और एक ये आपके जो है सर हैं, इनका नाम है सीमा और सर का नाम है राहुल, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? एक प्राइमरी टीचर हैं, ठीक, पीआरटी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पीआरटी, ये भी आपके पीआरटी, ठीक। समझिएगा ध्यान से। अगर इनको 42,000 रुपये मिल रहा है, सीमा मैम को कितना? 42,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, और राहुल सर को 42,000 रुपये पर मंथ मिलना ही होगा क्योंकि ये सेम पद पर है। अगर आपके राहुल सर को 45,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और सीमा मैम आपकी सेम पद पर पीआरटी हैं, तो इनको भी 45,000 रुपये ही मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि इनको 40 दें, इनको 42 दें सेम पद पर, या फिर इनको हम 40 दें और इनको 42 दें। ऐसा नहीं होता है। आपको समान कार्य के लिए समान वेतन ही मिलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद आपका 40 में दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो जितने भी अनुच्छेद मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं अनुच्छेदों से आपसे पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपसे अनुच्छेद 44, जो कि कहता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान। देखिए, समान सिविल संहिता का अर्थ है, इसको हम लोग एक और कहते हैं समान आचार संहिता। चाहे आपसे समान सिविल संहिता कहा जाए अथवा यहाँ पर लिख लीजिएगा आगे, अथवा समान आचार संहिता। आपको मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ने में? बस आप लोग समझते जाइए कि क्या है, कौन सा टर्म क्या है। अरे भाई, मानव दुर्व्यवहार क्या है, कारखानों में नियोजन का मतलब क्या होता है, समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना है। ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि कौन सा अनुच्छेद क्या है, ये मेरी ड्यूटी है। ये मेरी ड्यूटी है आपको याद करवाना कि किस अनुच्छेद में क्या है। एंड यकीन करिए और विश्वास करिए आप मेरे पर कि मैं आपको एक एक चीज़ सिखा दूंगी, एक एक अनुच्छेद आपको यहाँ पर रटवा दूंगी। लेकिन आपको उसके लिए कंटिन्यू होना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आई एम सो सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी आपके लिए। और इतनी मेहनत मैं करती हूँ, आप सभी लोग देखते होंगे कि दिन में आपको 3 वीडियोस मिलते हैं, वो भी एक ही पर्सन के द्वारा। ऐसा नहीं है कि मैं करंट दे रही हूँ, कोई और पर्सन आपको यहाँ पर जीएस दे रहा हो, कोई और पर्सन GS2 आपको, मतलब जीएस का सेकंड वीडियो दे रहा हो, ऐसा भी नहीं है। एक ही लड़की है जो कि है नैंसी, जो आपको सभी तीनों ही वीडियो दे रही है। तो आप मेहनत देख सकते हो। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो वीडियोस। बाकी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना अगर आपने सपोर्ट कर दिया ना, तो ये जान लीजिए कि यही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा, ठीक। अभी टॉपिक पर मूव करते हैं। टॉपिक ये कहता है हमारा समान सिविल संहिता या फिर समान आचार संहिता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून नहीं होगा। क्या कहते हैं कि अलग अलग, मान के ये चलिए ये पंथ है, ये आपका एक और पंथ है। अगर ये अलग अलग पंथ हैं तो इन अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। इसके लिए अलग कानून, इसके लिए अलग कानून नहीं होगा। दोनों ही पंथ के लिए, चाहे 2 पंथ हो, चाहे आपके 1000 पंथ हो, 1000 पंथों के लिए आपका एक ही कानून होगा। क्या होगा? एक ही कानून होगा, अलग अलग कानून नहीं होगा। मन में आ रहा होगा पंथ क्या है? साधारण सी भाषा में समझिए, धर्म। क्या? पंथ क्या है? साधारण भाषा में पंथ को आप समझिए क्या? धर्म से, ठीक है, धर्म से, ठीक। क्या है? धर्म है। यानी कि आप किसी भी धर्म से हैं तो आपके लिए वही कानून होगा जो दूसरे धर्म वालों के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर धर्म से हैं, दूसरा व्यक्ति किसी और धर्म से है, तो इस पर अलग कानून लगा दे और इस पर अलग कानून लगाया जाए। ऐसा नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है तो आपको समान ट्रीट किया जाएगा, आप किसी भी धर्म से हो, ठीक है। कोई भी कानून बनाया गया है तो वो कानून आप सभी के लिए बराबर होगा, आप सभी पर बराबर रूप से अप्लाई होगा। सभी धर्मों के लिए, सभी पंथों के लिए एक ही कानून होगा। ये कहता है समान सिविल संहिता या समान आचार संहिता। अगला है आपका अनुच्छेद 51 का, जो कि है आपका मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखिए, संविधान ने इतना कुछ आपको दिया है। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको दी है वो FR दिए हैं, फंडामेंटल राइट दिए हैं, मूल अधिकार दिए हैं, जिनमें उन्होंने सारी चीज़ें आपको दे दी जो जो आपका हो सकता है कि आप अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। ये है हमारे मूल अधिकार। आप जिसको जो चाहें वो बोल सकते हैं, ये है हमारे मूल अधिकार।
अगर आपके मूल अधिकार किसी ने हनन किए, अगर वॉयलेट होते हैं, तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। ये है हमारे मूल अधिकार कि हम अपने आप पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम जो है उस व्यक्ति पर केस दर्ज कर सकते हैं। हमें स्वतंत्रता दी गई है इस चीज़ की। तो कानून ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो कानून भी तो हमसे कुछ चाहेगा ना। उसी के लिए हमें दिए गए हैं मूल कर्तव्य, कि आपके कुछ मूल कर्तव्य हैं जो आपको करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए आपको मूल कर्तव्य, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। एक मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि आपका जो संविधान है उसका पालन करना चाहिए, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आप लोग देखते होंगे अभी जो है ट्रेंडिंग में क्या है, ट्रेंडिंग में है आपका सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पर कुछ भी कर सकते हो और उस बेसिस पर आप जो है पूरी दुनिया में फेमस हो सकते हो। मान के चले किसी व्यक्ति ने, पर्टिकुलर पर्सन ने, ये आजकल बहुत फेमस है कि हमारे तिरंगे को लपेट लिया है और उसको कपड़े की तरह यूज़ किया है। तो ये क्या हुआ, हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं किया, जबकि हमसे मूल कर्तव्य है, हमारा ये मूल कर्तव्य है हमारे संविधान के प्रति, हमारे देश के प्रति, कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। इसीलिए इन व्यक्तियों पर जो है क्या कहते हैं कि एक मतलब सब लोग बोलते हैं कि इन व्यक्तियों को शर्म करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमें बोला गया है कानून में, हमें बोला गया है फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज़ में कि आपको अपने राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक, अभी आप समझ गए होंगे मूल कर्तव्य। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है जो कि आपको याद रखना है। 51 कामें क्या है, हमारे मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 60। इसमें कहा गया राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। देखिए, ये कई बार पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपका अनुच्छेद 60 में दिया गया, यानी कि जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में है। किस में है? अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग के कुछ जो है दायित्व होते हैं। अगर कोई व्यक्ति संविधान का हनन करता है राष्ट्रपति पद पर होते हुए, तो उस पर जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कि महाभियोग होता क्या है। अगर कोई व्यक्ति, फिर से समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है या फिर हमारे संविधान का हनन करता है, तो उस व्यक्ति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। ये आपके संसद द्वारा चलाई जाती है। कैसे होती है ये मैं समझाऊंगी। बेसिकली जो आपके हैं ये राष्ट्रपति पर चलाई जाती है महाभियोग की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं और आपके जो भारत के निर्वाचन आयोग हैं, इन पर बेसिकली महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। लेकिन अंतर होता है, वो आपको मैं समझाऊंगी। ठीक, अब बात आती है अनुच्छेद 108 की। इसमें कुछ दिशाओं में दोनों सदन, किसकी बात की जा रही है? दोनों सदनों की, यानी कि लोकसभा की और राज्यसभा की। दोनों सदन कौन से हुए? एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। ये आगे पढ़ेंगे आप इन सभी के बारे में, अभी समझ लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा की कुछ जो है अगर मतभेद हो जाता है किसी कानून पर, मान के चलिए कि कोई कानून बनाया आपका संसद ने, कोई कानून बनने पर लोकसभा में आपका जो है या फिर राज्यसभा में, इन दोनों में कोई मतभेद हो जाता है, तो उस पर इनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ही सभा के आपके सदस्य मौजूद होते हैं, वो होती है संयुक्त बैठक। तो दोनों सदन आप समझ गए, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी संयुक्त बैठक। सिंपल सी भाषा में समझाते हैं आपको। मान के चलिए ये आपके फादर हैं, ये आपका भाई है और ये आपकी जो है भाभी हैं। ये क्या है? आपके पिताजी हैं। समझिएगा, आपको 1 मिनट में समझ आएगा। और ये कौन है आपकी? ये हैं आपके भैया, ठीक है। और ये कौन है? आपकी भाभी हैं, ठीक। भैया हैं ये कौन है? आपकी भाभी हैं। भैया और भाभी में अगर मतभेद हो गया आपस में, क्या हो गया? मतभेद हो गया। पापा ने अगर कहा है कि आप लोगों को यह कार्य करना है, ऐसा आपके पिताजी ने आदेश दिया भैया को भी और भाभी को भी कि आपको ये कार्य करना है, उस कार्य को लेकर भैया और भाभी में क्या हो गया? मतभेद हो गया। भैया कुछ और कह रहे हैं और भाभी कुछ और कह रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपके पापा क्या करेंगे? इन दोनों को बुलाएंगे, भैया और भाभी को आपके बुलाएंगे, और इन दोनों में आपस में इन दोनों के पॉइंट्स जानेंगे, भैया के भी भाभी के भी, और एक बीच का रास्ता निकालेंगे। क्या करेंगे? एक बीच का रास्ता निकालेंगे। तो क्यों किया पिताजी ने ऐसा? मतभेद होने पर जो इन्होंने एक मतलब बताया है कि आपको ये कार्य करना है, इस कार्य के लिए इन दोनों में मतभेद हुआ, तो इन दोनों को बुलाया गया।
फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया। तो ये होता है आपका संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक हुई ना, इसी तरीके से होता है कि कोई कानून अगर बना है, इस पर आपके लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है, तो आप वहाँ पर जो है इन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसको ही हम अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये सभी चीज़ें आप आगे जानेंगे कि कैसे आपका कोई कानून बनता है, फिर वो कहाँ जाता है, आगे चल के कहाँ जाता है, कौन सा कानून केवल लोकसभा में ही पारित होता है, राज्यसभा में उसको पारित नहीं कर सकते, राज्यसभा का उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति कानून बनाने में एक कठपुतली का कार्य कैसे करता है, या फिर सक्रिय भूमिका निभाता है, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 137। इसमें क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की पुनर्अवलोकन शक्ति, पहला तो याद रखना कि पुनर्अवलोकन शक्ति किसको दी गई, उच्चतम न्यायालय को दी गई है। उच्च न्यायालय मत कर दीजिएगा आप लोग, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। इसमें कहा यह जाता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि या फिर अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या फिर अपने आदेश का पुनर्अवलोकन करने की शक्ति रखता है। फिर से सुनिएगा कि अगर कोई विधि आपके संसद द्वारा बनाई गई है या फिर अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या फिर आदेश का पुनर्विचार कर सकती है, पुनर्अवलोकन करने की शक्ति रखती है। यह अनुच्छेद 137। अब हम आते हैं अनुच्छेद 239 का, जिसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंधों की बात की जाती है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपसे अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। क्या कहती है कि हमारा जो निर्वाचन होगा लोकसभा के लिए और राज्य की विधानसभाओं के लिए किसके आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक। नेक्स्ट है आपसे अनुच्छेद 343, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि हमारी कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। पूछा जाता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित की गई? अनुच्छेद 343। ठीक। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपका जो है क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये आप आगे पढ़ेंगे। आपातकाल आपके 3 तरीके के होते हैं, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है आपका संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो आपातकाल लगता है, तीसरा होता है आपका वित्तीय आपातकाल जो कि अभी तक नहीं लगाया गया है। ठीक। इसमें आपको याद रखना है कि हमारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की होने पर जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होता है। अगर कोई बाह्य आक्रमण कर दे आप पर, आपके देश पर, यहाँ पर देश की बात की जा रही है, आपकी बात नहीं की जा रही है। राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगेगा जब आपके देश पर कोई जो दूसरा देश है वो आक्रमण कर दे, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए, तब एक इमरजेंसी घोषित होती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। फिर आता है आपका अनुच्छेद 356। कौन सा? अनुच्छेद 356। 4 जोड़ देना है आपको, यहाँ पर 4 जोड़ देना है। ठीक। 356 क्या कहता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर कौन सा अनुच्छेद कार्य करता है आपका? 356। जैसे आपने कश्मीर में देखा होगा कि संवैधानिक तंत्र जो है आपका राज्यों में विफल हो जाता है, तो वहाँ पर फिर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इमरजेंसी घोषित की जाती है। नेक्स्ट है आपका वित्तीय आपातकाल घोषित होने पर, यहाँ पर फिर से 4 जोड़ दीजिए। 4 जोड़ेंगे तो 360 बन जाएगा। ठीक। 4 जोड़िएगा 360 बन जाएगा, जिसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। लास्ट जो अनुच्छेद याद रखना है 368, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 368। ठीक। ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या मतलब है? आपका जो संविधान है ये आपके जो है बनाया गया था कुछ व्यक्तियों के द्वारा, जिनको आप याद करते हैं। जो आपका कानून बनाया गया था, अगर हमें इस संविधान में कोई और नया कानून ऐड करना है, यहाँ पर कोई भी नया कानून ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं? संविधान संशोधन करते हैं। इतनी आसानी से कोई भी कानून नहीं बनता है, हमें संविधान जो हमारा बना है उसमें जो है संशोधन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। वो संशोधन हम जो करते हैं वो अनुच्छेद
368 के अंतर्गत करते हैं। तो ये हमें किस अनुच्छेद में बताया गया था? ये देखिए, संविधान जब हमारा बना था तभी हमें बोल दिया गया था कि आगे जो है सिचुएशन कुछ और होगी, हम 10 साल बाद जाएंगे तो सिचुएशन कुछ और होगी। क्या जब हमारी संविधान को बनाया गया था संविधान निर्माताओं द्वारा, तो क्या वहाँ पर फ़ोन था? नहीं था। वहाँ पर टैब था? नहीं था। वहाँ पर लैपटॉप था? नहीं था। लेकिन आज जो है साइबर क्राइम जो हो रहे हैं, जिस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, तो वो उस टाइम नहीं थे, लेकिन इस टाइम प्रेजेंट में है। आफ्टर 10 ईयर्स पता नहीं क्या होगा, उसके 10 साल बाद क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो आपको नए नए कानून बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड ऐसी होगी, हमारी जो जनरेशन आगे जैसे जैसे बढ़ेगी, हमें नए नए कानून की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम संविधान में जो है संशोधन करते हैं, और ये हमें दिया गया था उस टाइम हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी दूर का सोच लिया था कि अगर आपको संशोधन करना हो तो आप जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं। अब आपसे उम्मीद यही है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया, वीडियो को रिपीट करिएगा, देखिएगा, तो आपको समझ आएगा। ठीक, अब हम आगे देखने वाले हैं अनुसूचियों को। ठीक, तो मैंने आपको बताया था अनुसूचियों में कि आपका जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थीं, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई है। कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। और यही महत्वपूर्ण है आपके लिए। सारी अनुसूचियां याद नहीं रखनी है, बस आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में अगर पूछा जाए पेपर में कि अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं आपको ये बताने वाली हूँ, लेकिन आपको सभी याद नहीं रखना है। आपको मैं बताऊँगी 7वीं अनुसूची, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिर मैं आपको बताऊँगी 9वीं अनुसूची, फिर मैं आपको बताऊँगी 10वीं अनुसूची, फिर मैं 11वीं और 12वीं। इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। किसकी? 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं जो अनुसूची है, इसमें आपके केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है ताकि लड़ाई ना हो आपस में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी केंद्र सरकार को दी गई, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको दी गई। कुछ ऐसी हैं हमारी शक्तियां जो हमारे राज्य सरकार को दी गई हैं। मैं आपको साधारण सी भाषा में समझाती हूँ, अभी समझ नहीं आ रहा होगा। सेंटर में हमारी किसकी गवर्नमेंट है? सेंट्रल में तो आप कहेंगे कि हमारे मोदी जी की है, यानी कि इनको कुछ आपके राइट दिए गए हैं, ये पीएम है। ठीक है, तो कुछ ऐसे राइट हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं, कुछ ऐसे राइट हैं जो हमारे राज्य में जो सरकार कार्य कर रही होगी। मान के चलिए यहाँ पर भाजपा कार्य कर रही है सेंट्रल में, और मान के चलिए यहाँ पर हमारी जो है कांग्रेस गवर्नमेंट है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सेंट्रल में कोई और गवर्नमेंट हो और हमारे राज्य में कोई और गवर्नमेंट हो सकता है ना, ऐसा होता भी है, कई बार होता है। जरूरी थोड़ी है कि जो सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट हो, यहाँ पर भाजपा है तो यहाँ पर भी भाजपा ही हो, नहीं है ज़रूरी। यहाँ पर मान के चलिए कि आपकी भाजपा है और यहाँ पर कांग्रेस है आपके राज्य में, तो यहाँ पर लड़ाई ना हो, जिस वजह से इनको भी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया कि भाई तुम ये विषय संभालना और तुम ये विषय संभालना, तो लड़ाई नहीं होगी। जैसे घर में अगर 2 बहुएँ होती हैं तो क्या किया जाता है कि जो आपकी मदर इन लॉ होती हैं वो आपके काम को डिवाइड कर देती हैं कि भाई बड़ी बहू ये काम करेगी, छोटी बहू ये काम करेगी, ताकि लड़ाई ना हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? आशा तो मैं यही कर रही कि इतनी सिंपल भाषा में आप समझ जाएं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट जब आप विजुअलाइज करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। शुरुआत में मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आता था कि क्या चल रहा है ये पॉलिटी में, बट धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट जागा, तब मैंने इसको समझ पाया। और वो समझा इसी से है कि मैंने इसको रिलेट किया। तो आप इस तरीके से रिलेट करिए कि 2 बहुएँ हैं, एक बड़ी बहू है, ठीक है, और एक क्या है, एक छोटी बहू है। तो मदर इन लॉ क्या करेंगी? आपकी मदर इन लॉ जो होंगी वो क्या करेंगी कि इनके बीच जो है काम का बंटवारा कर देंगी कि आप जो है पानी भरना और आप जो है रोटी बनाना। इनको कह देंगी आप ये काम करना, आप ये काम करना। किस लिए किया है? ताकि भाई इनमें मतभेद ना हो, इनमें लड़ाई ना हो। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होंगे जो इन दोनों को करने होंगे। जैसे अगर कोई मेहमान आ जाता है घर में अचानक से, मान के चलिए कि ये मेहमान आए हैं, अरे भाई मेहमान आ गए, अब प्रॉब्लम हो गई। अब कौन करेगा मेहमान का कार्य? बड़ी बहू करेगी या छोटी बहू करेगी? तो हमारी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने डिसाइड किया कि अगर कोई मेहमान आता है तो आप दोनों को कार्य करना होगा। अगर मेहमान आता है तो क्या करना है? आप दोनों को ही मेहमान नवाजी करनी है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति आया है, उसके सामने पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में विवाद है। हमें विवाद को नहीं दर्शाना है, हमें इसकी खातिरदारी करनी है ताकि ये माने कि हाँ घर बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेहमान नवाजी जो है आपको दोनों को ही करना है, चाहे जो भी हो जाए।
उसके अलावा आपको आपकी मदर इन लॉ जो हैं और आपकी फादर इन लॉ जो हैं, फादर इन लॉ हैं, इन दोनों का सम्मान आप दोनों को ही करना होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मदर इन लॉ फादर इन लॉ का सम्मान केवल बड़ी बहू करेगी, छोटी बहू नहीं करेगी, दोनों को ही करना चाहिए ना ये तो ऐसे ही यहाँ पर विषय जो है डिवाइड किए गए हैं कि कुछ कार्य आपकी केंद्र सरकार को दिए गए, कुछ विषय जिन पर केवल कानून कौन बना सकती है, केंद्र सरकार बना सकती है। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस आपकी जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों ही कानून बना सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेहमान नवाजी, तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट बदल जाएंगे, यहाँ पर मेहमान नवाजी नहीं आती है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिन पर आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों ही कानून बनाएगी, वो हो जाती है आपकी समवर्ती सूची। फिर इनको नाम दे दिया गया जिस पर आपका केंद्र जो है कानून बनाएगी, इसको संघ सूची कहा गया। क्या कहा गया? संघ सूची। जो विषय आपको राज्य सरकार को अलॉट किए गए कि भाई तुम इन पर कानून बनाना, तो इसको कहा गया राज्य सूची। फिर ऐसे विषय जिन पर कहा गया कि भाई केंद्र सरकार तुम भी कानून बना लेना और राज्य सरकार तुम भी कानून बना लेना, तो इसको कहा गया समवर्ती सूची। क्या कहा गया? समवर्ती सूची कहा गया। ठीक है। ऑनेस्टली जो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ना, मेरे माइंड में पहले से नहीं होते, पता नहीं कैसे अचानक से आ जाते हैं आप लोगों को पढ़ाते टाइम। तो आप समझ गए। अभी यही है आपकी 7वीं अनुसूची में जो आपको याद रखना है। अब समझते हैं 7वीं अनुसूची क्या कहती है। आपने ये तो समझ लिया कि किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अब ये आता है कि एक होती है आपकी संघ सूची, मैं आपको बता चुकी हूँ संघ सूची। एक आपकी क्या है? राज्य सूची। एक क्या है आपकी? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। ठीक, समझ आया आपको। अब यहाँ पर देखना ये है कि भाई संघ सूची जो है हमारा, ये किस पर हमारा मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, संघ सूची किसकी है? ये हमारी केंद्र सरकार की। राज्य सूची राज्य सरकार की, और जो समवर्ती सूची केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों की है। तो संघ सूची में जो हमारे विषय शामिल हैं वो कितने विषय हैं? पहला तो आपको नंबर याद रखना है। अगर हम वर्तमान में देखें, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले कितने थे। वर्तमान में 100 विषय हैं। 100 विषय ऐसे हैं जिन पर हमारी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सरकार यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक, आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा सब। और हमारे वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 61 विषय हैं, यानी कि 61 विषय ऐसे हैं जिन पर हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है कानून बना सकती है। अगर हम बात करें समवर्ती सूची की, जिस पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बनाती है, तो वर्तमान में 52 विषय हैं। अगर हम देखें पहले कितने विषय थे, तो इसमें 97 थे, इसमें 66 थे और इसमें 47 थे। अब इतना याद कर पाना संभव नहीं है भाई। वर्तमान याद रखिए आप, तो पास्ट को मत याद रखिए, पास्ट को भूल जाइए आप। अब कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी जो सूची हैं आपकी संघ सूची में, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केवल और केवल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। वो लिखना है आपको, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो इसको मैं हटाती हूँ पहले, फिर मैं लिखती हूँ संघ सूची। तो संघ सूची में कुछ विषय आप लोग ऐड कर लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है रेडियो और टेलीविज़न। कौन सा? रेडियो और टेलीविज़न। ये किस में है? ये हमारी संघ सूची में है, यानी कि इन पर हमारा कानून, टेलीविज़न, ठीक है, इन पर हमारा कानून कौन बनाएगा? केवल और केवल हमारी जो केंद्र सरकार है वो कानून बनाएगी, रेडियो से संबंधित और टेलीविज़न से संबंधित। शेयर बाजार, जो आपका शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार पर कानून कौन बनाएगा? हमारा संघ सूची में है, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। डाकघर हुआ, बचत बैंक हुआ आपका, बचत बैंक इम्पोर्टेंट नहीं है। जनगणना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखिएगा। जनगणना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका जो है रक्षा, जो आपकी डिफेंस है, ये भी। रेलवे जो है आपका किसका विषय है? सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य की, यानी कि राज्य सूची जो हमारे हैं, इनमें कौन कौन से विषय आपको याद रखने हैं। पहला तो मैं इसको ठीक से लिखती हूँ, ठीक है, राज्य सूची। राज्य सूची में जो हमारे विषय हैं उनको आपको याद रखना है ज़रूर से। पुलिस जो है हमारा, ये किस में आता है? ये हमारा राज्य सूची में आता है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, और स्वच्छता, ये किस में आता है?
लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता हमारी राज्य सूची का विषय है, यानी कि इन पर कानून कौन बनाएगा? हमारी राज्य सरकार बनाएंगी। हमारी जो गैस व्यवस्था होती है इस पर भी। कृषि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का। कानून कौन बनाएगा? हमारी राज्य सरकार बनाएंगी। रेलवे पुलिस, पुलिस तो वैसे आपका जो है किसका है? राज्य सूची का है, लेकिन रेलवे पुलिस भी आपका किसका है? ये भी हमारी राज्य सूची का है। उसके अलावा कारागार और आपकी पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य के विषय हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो विषय होते हैं वो होते हैं आपकी समवर्ती सूची के। ठीक, ये आपसे पूछे जाते हैं भाई, समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं? तो समवर्ती सूची में जो आपके विषय हैं वो आपको याद रखना है। सबसे पहला तो आपका आता है शिक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर हमारा जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को भी है और हमारी राज्य सरकार को भी है कि दोनों ही हमारी शिक्षा पर कानून बना सकती हैं, है ना। उसके अलावा आपका विवाह, विवाह पर भी आपका दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। विवाह विच्छेद जिसे तलाक कहते हैं, तलाक पर दोनों ही गवर्नमेंट हमारा कानून बना सकती हैं। गोद लेना, किसी को गोद लेना चाहते हैं तो ये भी, इन पर भी हमारा दोनों ही कानून बना सकती हैं। आर्थिक योजना अगर कहा जाए, आपराधिक मामले कहा जाए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनसंख्या जो बोला है वो भी लिख लीजिएगा भाई, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और परिवार नियोजन ये किसका विषय है? ये हमारी दोनों ही गवर्नमेंट का है। ठीक, अब हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं जो लिखा हुआ है इसको एक बार देख लेते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, एक मिनट, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 3 अनुसूचियाँ, आपको 3 सूचियाँ इसमें दी गई हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इनके विषय मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आप लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची को। 8वीं जो अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितना? 22 भाषाओं का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपकी किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, देन आंसर विल बी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का वर्णन है। कितनी? 22। पहले कितनी थी? इसमें आपकी 14 लैंग्वेज थी, अब यहाँ पर 22 हैं। ठीक, आपको कुछ भाषाएं याद रखनी है कि 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 2004 में संथाली, डोंगरी और मैथिली बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया या शामिल किया गया। आगे है आपका 10वीं अनुसूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में अगर आप इतना याद रख लेंगे, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। किससे? 22 भाषाओं से संबंधित है। बस महत्वपूर्ण यही है, इतना अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो आप सुपरमैन बन जाएंगे, है ना। 10वीं अनुसूची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10वीं अनुसूची में कहा गया है कि दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध, जो कि आपके 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। देखिए, अभी आप समझिए क्या ये खेल क्या चल रहा है। ये खेल ये चल रहा है कि आपके संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, अब 12 हैं। मैंने क्या कहा? आपके संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, अब 12 हैं। तो आपका संविधान में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब? बाद में जोड़ी गई भैया, बाद में जोड़ी गई। तो बाद में जोड़ने पर क्या करना पड़ता है? हमें बाद में जोड़ने पर करना पड़ता है संविधान संशोधन। क्या करना पड़ता है? संविधान संशोधन। तो 9वीं अनुसूची हम जोड़ेंगे तो हम संविधान संशोधन करेंगे। 10वीं अनुसूची हम जोड़ना है ना, तो संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, मान के चलिए। ये 11वीं अनुसूची अगर जोड़ना है तो संविधान संशोधन करेंगे, 12वीं अनुसूची जोड़ना है तो संविधान संशोधन करेंगे ही करेंगे। समझ गए आप लोग? अगर हम देखें कि हमारी 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आपको लिखना है लेकिन, कि 9वीं अनुसूची हमारे पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन कौन सा था? तो पहला संविधान संशोधन हमारा था, हमारा 9वीं अनुसूची जोड़ना। क्या था? पहला संविधान संशोधन के द्वारा हमने संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी। पहला संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? आपका टपक के आंसर आएगा 368। कौन सा? 368 जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? संविधान संशोधन करते हैं। ठीक है, समझ गए? अब हमने 10वीं अनुसूची बाद में जोड़ी। बाद में जोड़ने पर क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? संविधान संशोधन करते हैं।
तो 10वीं अनुसूची जोड़ने के लिए हमने 52वां संविधान संशोधन कर दिया। 11वीं अनुसूची हमने बाद में जोड़ी, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तो हमने इसमें 73वां संविधान संशोधन किया। 12वीं अनुसूची हमें जोड़नी थी, तो यहाँ पर भी हमें मजबूरी में ही संविधान संशोधन करना पड़ा, तो हमने 74वां संविधान संशोधन कर दिया। ये आपको याद रखना है, पहले संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी याद रखना है कि कब आपका पहला संविधान संशोधन किया गया था, 1952 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 11वीं 73वां और 12वीं अनुसूची हमारे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो यही तो लिखा गया है कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। इसका मतलब क्या होता है दल बदल? देखिए, इसको आप समझ जाएंगे। अगर कोई विधायक है या किसी दल के टिकट पर वो निर्वाचित हुआ है, मान के चलिए कि कोई विधायक है, वो जो है किसी दल के लिए, मान के चलिए कि भाजपा के लिए, ये जो है बीजेपी के लिए, ये जो है आपका टिकट पर निर्वाचित हो गया, ठीक है। फिर इसने बीजेपी को छोड़ दिया और ये कांग्रेस में जाके शामिल हो गया, तो ये क्या है, ये जो है इसी पर पाबंदी लगाता है दल बदल। दल बदल कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक, आप समझ गए। अगर आपको ये चाहिए है कि भाई आप इस पार्टी में थे, आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में थे, यहाँ पर किस में थे, भारतीय जनता पार्टी में हैं आप, और यहाँ पर आप कांग्रेस में जाना चाहते हैं या फिर किसी भी पार्टी में आप जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस दल के विधायक का जो है निर्दलीय रहना पड़ेगा। यानी कि आप जो निर्वाचित हुए थे इस दल के पद पर, भाजपा के दल के पद पर आप निर्वाचित हुए थे, तो आपको इस दल को छोड़ना होगा, और इस दल को छोड़ने के बाद विधायक को निर्दलीय रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? निर्दलीय रहना पड़ेगा। ये है आपका कानून, ये आपको याद रखना है कि कोई भी विधायक किसी भी टिकट पर अगर आपका निर्वाचित होता है और उसे छोड़ देता है, किसी अन्य दल में शामिल होता है, तो उसी के लिए है ये 10वीं अनुसूची, जो कि आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। आगे आप देखेंगे 11वीं अनुसूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11वीं अनुसूची जो हमें देती है वो पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में बताती है। देखिए, मैं अब आपको इसका खेला समझाती हूँ। 1992 से पहले क्या होता था, जो पंचायतें गठित होती थीं, ये इनका ना तो कोई टेन्योर होता था कि ये 5 साल के लिए बनेंगी, 2 साल के लिए बनेंगी, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना तो इनका जो है रेगुलरली चुनाव होता था। रेगुलरली का मतलब ये होता है कि जैसे अभी क्या होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, बाढ़ आए, तूफान आए, आपकी राज्य सरकार को ये करना ही पड़ेगा। आपकी राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करना होगा। कौन करता है ग्राम पंचायतों का गठन? हमारी राज्य सरकार करवाती है ग्राम पंचायतों का गठन। ये मैं आपको आगे बताऊंगी डीपीएसपी में, ठीक। अभी आपको यही समझना है कि जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं, इनके अधिकार, इनके जो अधिकार हैं, इनका अधिकार क्या है, इनके प्राधिकार क्या हैं, इनके दायित्व क्या हैं, इन्हीं के बारे में हमारी 11वीं अनुसूची बताती है। 11वीं अनुसूची को हमने बाद में जोड़ा, तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा कि नहीं, तो हमने संविधान संशोधन किया। हमने 73वां संविधान संशोधन यहाँ पर किया। और कब किया 73वां संविधान संशोधन? 1992 में किया, और हमने 11वीं अनुसूची जोड़ दी। तो फिर यहाँ 1992 के बाद क्या हुआ कि पंचायतें जो है हर 5 साल पर गठित होने लगीं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा कि भाई तुम्हें ये करना होगा, तो राज्य सरकार ये करने लगी ये कार्य अपना, ठीक। ये होता है 11वीं अनुसूची। अब आपको ये याद रखना है कि पंचायती राज से संबंधित इस अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने? 29। यानी कि 29 ऐसे विषय हैं जिन पर आपकी पंचायतें कानून बना सकती हैं, ठीक है। अब आता है आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची आपके नगर पालिकाओं के अधिकारों के बारे में वर्णन करती है। पहले पंचायतें होंगी, फिर आपका नगर पालिकाएँ आ जाएंगी। पंचायतें जब आपके अधिकार दिए गए इनको, तो नगर पालिकाएँ भी कहने लगी हमें भी अधिकार दो, तो इनको भी जस्ट बाद में कर दिया कि भाई तुम भी आ जाओ साथ में। 12वीं अनुसूची आ गई। इनमें कहा गया कि नगर पालिकाओं को उनके अधिकार, प्राधिकार, उनके क्या दायित्व हैं, इनका उल्लेख करेगी 12वीं अनुसूची। और इसको हमने संविधान में बाद में जोड़ा, क्योंकि हमारे संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थीं भाई, समझिए इस चीज़ को। 8 अनुसूचियाँ थीं। हमने क्या किया, बाद में जोड़ा इसको। बाद में जोड़ा तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। हमने संविधान संशोधन किया 74वां, कब? 1992 में ही कर दिया।
और इसको जो है हमने संविधान में शामिल कर लिया और इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हमारे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी अनुसूचियाँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होंगी। एक बार मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में वर्णन करती है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन करती है, जो कि हमने जोड़ी थी पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी। फिर हमने बात की 10वीं अनुसूची की, जो कि दल बदल के बारे में है, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तो ये हुआ आज का आपका पॉलिटी का लेक्चर। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए कि चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करिए, तो मुझे भी हेल्प मिलेगी, ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिले इस चीज़ में कि हाँ इस तरीके से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी फ्री में। आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, अभी आज के लिए इतना ही। आप सभी से उम्मीद तो यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट